वर्तमान समय तेजी का है। आजकल हर कोई आगे बढ़ने की आपाधापी में लगा हुआ है। किसी को अच्छी नौकरी चाहिए तो किसी को परीक्षा में अव्वल आना है, किसी पर शादी का दबाव है तो किसी को आधुनिक दौर के आराम देने वाले तमाम संसाधन चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो आजकल हर आदमी सर पर एक बोझ उठाए भागने में लगा है। लेकिन इस आपाधापी में, इस तेजी में लोगों को मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तनाव, जो कि कई बीमारियों की जड़ है। नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने खास कार्यक्रम आरोग्य में। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वैद्य जी, आज हम अपने दर्शकों को तनाव के बारे में कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि तनाव किन किन कारणों से होता है, क्योंकि अगर आजकल के टाइम में देखा जाए तो बच्चे से लेकर बड़ों बूढ़ों तक सबको तनाव है, सब तनावग्रस्त है। ऐसा क्यों है? इस आधुनिक युग में भौतिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कुछ माँ बाप ने, कुछ समाज ने, कुछ रिश्तेदारों ने, कुछ गुरुजनों ने, कुछ अपने लोगों ने इस कदर पढ़ाई का, बिजनेस का, हर तरह का तनाव आदमी के मन में डाल दिया कि हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि आगे कहाँ तक बढ़ेंगे। और हर चीज़ की एक लिमिट है, सीमा है। यदि हम उससे ज़्यादा काम करेंगे तो हमारे शरीर पे विपरीत प्रभाव निश्चित रूप से आएगा ही। रही बात तनाव की, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में है, कर्म करना हमारे हाथ में है। लाभ हानि, यश अपयश, ये सब भगवान ने जीवन मृत्यु अपने हाथ में रखी है। इस पे हमारा कोई बस नहीं। यदि हम अपने हिसाब से पूरे सच्चे मन से, लगन से अपना कार्य करें और फल की इच्छा भगवान के ऊपर छोड़ दें तो हमको तनाव बिल्कुल नहीं होगा। जो होगा ठीक होगा, ये सोच के काम करेंगे तो हमारे शरीर भी स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। और हम तनाव पालेंगे कि ये होगा तो ये कैसे होगा, ये होगा तो ये कैसे होगा, उससे हासिल तो कुछ होगा नहीं। लेकिन शरीर हमारा निश्चित रूप से टेंस में आएगा, तनाव में आएगा और हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, हमारी भूख सब निश्चित रूप से अफेक्टेड होगी। और इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। लोग तनाव को उतारने के लिए गुरुओं के पास जाते हैं, धार्मिक जगह पर जाते हैं, लेकिन उनको शांति तो वहाँ भी नहीं मिलती। और हम ये सोचें कि शांति कोई हमें दूसरा दे देगा, संभव नहीं। शांति तो सबसे पहले हमें अपने मन में झांकनी होगी और हम इस चीज़ को दूर करेंगे, तनाव को दूर करेंगे, शांति तभी मिल पाएगी। यदि शांति हमें चाहिए तो तनाव अपने सिर से उतारना ही होगा। वैद्य जी, जो तनाव है वो कैसी कैसी और किन किन बीमारियों को न्योता देता है? सबसे पहले पेट और उसके बाद पेट के नीचे के भाग सबसे पहले अफेक्टेड होते हैं। तनाव बढ़ेगा, हमारी भूख कम होगी, हमारी नींद कम होगी, उससे हमारी कार्य करने की क्षमता पे फर्क पड़ेगा, हमारा स्नायु तंत्र वीक पड़ेगा, वात पित्त कफ तीनों प्रकोपित होंगे। भूख प्यास नहीं लगेगी तो शरीर में जान नहीं आएगी, धीरे धीरे शरीर में कमजोरी आती रहेगी, काम करने की इच्छा वैसे ही नहीं होती और कमजोरी में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा पूरा चक्र किसी न किसी रूप में अफेक्टेड जरूर होगा। इसलिए तनाव से बचें। और जैसे कि आपने बताया कि तनाव से कई कमजोरियां भी आ जाती हैं, किस किस तरह की कमजोरियां तनाव से आ सकती हैं? ऋचा जी, इससे हर प्रकार की कमजोरी आएगी। नंबर 1, नींद तो हमारी अफेक्टेड हो ही गई। मैंने अभी आपसे कहा कि स्नायु तंत्र वीक होगा। स्नायु तंत्र वीक होगा, हमारी पर्सनल लाइफ पे भी इसका फ़र्क पड़ेगा। काम करने की इच्छा नहीं होगी, शरीर में टूटन रहेगी, कंपन होगा और भूख नहीं लगेगी। जब हमें भूख नहीं लगेगी तो हमारे शरीर में खाना पीना नहीं होगा, खाना पीना नहीं होगा तो रस नहीं होगा, रस नहीं होगा तो रक्त नहीं होगा। तो हमारी पूरी चेन, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, पूरी की पूरी हमारी चेन अफेक्टेड होगी। और चाहे कोई सी भी कमजोरी, हर प्रकार की कमजोरी से हम ग्रसित होंगे। तो तनाव से ग्रसित जो लोग होते हैं और उनको और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? जैसे मैंने कहा, सबसे पहले हमारी भूख अफेक्टेड होगी। भूख अफेक्टेड होगी तो हमारा लीवर फंक्शन डिसऑर्डर होंगे, हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम या ज़्यादा होगी, थायराइड की दिक्कत हो सकती है। उसके बाद हार्ट की प्रॉब्लम होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। शुगर और हार्ट, ये सबसे ज़्यादा टेंशन से अफेक्टेड रहते हैं। हम ये देखेंगे जब भी किसी आदमी को, चाहे वो डायबिटिक हो, नॉन डायबिटिक हो, उसको टेंशन बढ़ा, उसकी शुगर लेवल भी बढ़नी शुरू हो जाती है।
और थोड़े समय बाद वो आदमी डायबिटिक बन जाता है। यही हाल हाइपरटेंशन का है। ये थोड़े समय बाद उसका बीपी बढ़ते 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 इतना पहुंचने लगता है कि उसको दवाइयों की नीड होने लगती है। जो काम बिना दवाइयों के भी हो सकता था वो दवाइयों के ऊपर पहुंच गया। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि तनाव से बचें, तो बीमारियां स्वतः ही दूर होंगी। और ऐसा मैंने बहुत देखा है कि कुछ डायबिटिक पेशेंट हैं या हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, उनके घर में शादी का माहौल है या कोई बहुत खुशी का फंक्शन है, तो 2-3 दिन से दवाई भी ना ले पाए, तो उनको स्वतः ही अपने अंदर एनर्जी महसूस करने लगेंगे और वो बीमारी दूर होंगी। फिर दोबारा से उसी परिवेश में जाएंगे टेंशन के या और दिमागी कसरत के, दोबारा से बढ़ने लगेगी। तो इन बीमारियों से बचने के लिए मन को स्वस्थ रहना सबसे नितांत आवश्यक है। और मन तभी स्वस्थ होगा जब हमारा तनाव हमारे शरीर पे नहीं होगा। ऋचा जी, एक छोटी सी बात बताता हूँ। पहला सुख निरोगी काया। हमारे शास्त्र के अनुसार सुख के 7 सोपान गए जी। उन 7 सोपान में पहला सुख निरोगी काया, वो लगभग आम आदमी के पास अब नहीं है। और जब तक पहली मंजिल नहीं बनेगी दूसरी हम बना नहीं सकते। दूसरी मंजिल बनाने के लिए हमको पहली मंजिल का होना नितांत आवश्यक है। और मैं आज आपको 7 सोपान बताता हूँ। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पासो माया, तीसरा सुख पतिव्रत नारी जी, चौथा सुख बच्चे आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में बासा, छठा सुख देश में पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, और ऐसा है तो धन्य जीवन। क्या बात। आज मैं कह सकता हूं कि इन 7 में से अधिकतर लोगों के पास 5 सोपान भी नहीं है। निरोगी काया है, पैसा नहीं है, पैसा है तो धर्मपत्नी से जी। तो कहीं ना कहीं हर आदमी किसी ना किसी बीमारी से, किसी उलझन में फंसा हुआ है। और जब तक इन उलझनों से नहीं निकलेगा, इन तनाव को नहीं छोड़ेगा, तो पहला सुख निरोगी काया वो पा नहीं सकता। चाहे भले ही ऊपर के सोपान उसके ठीक हो, लेकिन पहली मंजिल उसकी ठीक बन नहीं सकती। जी, तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें हम आपसे और भी जानेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे कॉलर से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, राम कुमार शर्मा बोल रहा हूँ देहरादून से जी। ओके, बताइए क्या समस्या है आपकी? मैडम जी, मेरी उम्र 49 साल है। कपड़े का मेरा अपना कारोबार है। पिछले सप्ताह अचानक मुझे पेट में दर्द हुआ। तो मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया अपना। तो डॉक्टर साहब ने मुझे अपेंडिक्स बतलाया कि अपेंडिक्स का दर्द है, जिसका उन्होंने ऑपरेशन एक समाधान कुल बताया कि ऑपरेशन इसका होगा तो ये जब ही खत्म होगा जी। तो मैं वैद्य से जरा जानना चाहता हूँ कि आप कोई देसी दवाई अगर वो मुझे ऐसी बता दें जिससे मैं ऑपरेशन से बच सकूं। जी बिल्कुल बिल्कुल वैद्य जी। भाई साहब, सबसे पहले तो अभी मैं आपसे ये कहूँगा, ऑपरेशन सबसे बाद की स्थिति है। ऑपरेशन तब करवाना चाहिए जब दर्द असहनीय हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ऑपरेशन नहीं होगा। छोटा सा प्रयोग बताता हूँ, उसको करो और 10 दिन के अंदर अंदर आप ये कहेंगे कि हाँ, मैं बिल्कुल तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक ठीक हूँ। लीला विलास रस किसी अच्छी प्रमाणिक कंपनी की लेना, क्योंकि उसके अंदर ताम्रभस्म है। लीला विलास रस और विद्याधराब रस सुबह शाम खाली पेट 2-2 गोली आप शाम को और सुबह 2 बार लें। साथ में अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम ले लें। 10 ग्राम इसमें मिला लें प्रवाल पंचामृत, और 10 ग्राम इसमें मिला लें आप कामदूधा रस, और 20 ग्राम सूल बज्रणी रस। इन सबको मिला करके दिन में 2 बार भोजन के बाद आधी चम्मच नियमित रूप से सेवन करें। गुड़, खटाई, तला हुआ, मिर्च मसाले बिल्कुल सेवन ना करें, और जितना हो सके सुपाच्य भोजन लें। लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, खिचड़ी, ये ज़्यादा अच्छी। फल का सेवन करें खूब। सूप, सब्जियों का सूप बहुत अच्छा रहेगा। साथ में सब्जियों का सूप लें। इस बात का साथ में और विशेष ध्यान रखें कि आपको कब्ज़ ना हो। कब्ज़ के लिए मैंने कई चीज़ें बताई हैं। त्रिफला सबसे अच्छा, त्रिफला रात को 1 चम्मच ले लें, आपको फ़ायदा देगा। और बाजारू खाद्य पदार्थ से थोड़ा बचें, मत लें। और इस प्रकार के प्रयोग से इतना मैं कहूँगा, आप निश्चित ठीक हो जाओगे। और छोटी सी बात आपको मैं एक और कहता हूँ
सदा भूख से खाओ आधा, सदा भूख से खाओ आधा, पूरा पानी पियो, दुगनी कसरत हंसी चौगनी, 125 साल जियो। तो आप इस प्रयोग को करेंगे, खूब जितनी भूख हो उससे आधा खाएं, पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा लेते रहें, सुबह घूमना रखें, सलाद लें, हरी सब्जियां ज़्यादा लें और खूब हंसें। हर एक को मैं कहता हूँ मस्त रहो, व्यस्त रहो, अस्त व्यस्त बिल्कुल ना रहो, आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, मस्त रहो, स्वस्थ रहो एक्चुअली। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको हमारे गुरुजी का उपाय, हमारे वैद्य जी का उपाय अच्छा लगा होगा और आप उससे बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन वैद्य जी, हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, बताइए कौन बोल रहे हैं? मैं दौरला से बोल रहा हूँ। जी बताइए। मेरा नाम रामकिशन है। मेरे को बहुत बड़ी परेशानी ये है कि मुझे गदूद की शिकायत है और मुझे बार बार पेशाब जाना पड़ता है। हाँ। उसमें एक चीज की समस्या ये है कि मैंने कई डॉक्टरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कराना होगा जी, लेकिन उम्र के हिसाब से मेरी उम्र तो 60 साल की है, 60 साल में तो हम इलाज नहीं करा सकते जी। इसके लिए कोई और हो उपाय तो आप बताएं। बिल्कुल वैद्य जी। इसका ऑपरेशन स्थायी इलाज नहीं है, क्योंकि हमारी जो बढ़ने की प्रक्रिया है वो तो नहीं रुकी। हमने बढ़े हुए प्रोस्टेट निकाल दिए, लेकिन जब तक हम उस बढ़ने की प्रक्रिया को नहीं रोकेंगे तब तक हमको ये दिक्कत बनती रहेगी। आप दिन में 2 बार वृद्धि वाधिका वटी और कांच नार गुग्गुल और लोह रसायन 2 बार प्रयोग करें। दूसरा, आप एक चूर्ण है बहुमूत्रहारी चूर्ण, उसमें 100 ग्राम लीजिए और 20 ग्राम इसमें मिलाइए पुनर्नवा मंडूर और साथ में 10 ही ग्राम मिलाइए आप श्वेत परपटी। इन तीनों को मिलाकर के सुबह शाम 1-1 चम्मच पानी के साथ लें। और खाने में चर्बी वाली चीज़, तली हुई चीज़, इनको मत लें। रस रक्त मांस मेद, ये जो चीज़ आकर के हमारी रुकी है इससे आगे ना बढ़े, इसलिए हमको इन चीज़ों को कम करना चाहिए। और इस उम्र में खास तौर से वैसे भी इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। मैं सबको कहता हूँ कि 40 साल की उम्र के बाद, 45 साल की उम्र के बाद नमक और चीनी कम से कम लें, तला हुआ बिल्कुल छोड़ दें। कभी महीने में 1 आधी बार शौक के लिए, टेस्ट के लिए आप ले लें तो अच्छा रहेगा। इन चीज़ों का प्रयोग करें और मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि 20 दिन के अंदर आपको अपने अंदर सुधार दिखाई देगा। और 1 बूंद रात को सोते समय दूध से शिलाजीत की जरूर लें। शिलाजीत हमारे मूत्रांग अंग के लिए और बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। 1 बूंद शिलाजीत जरूर लें। हाँ, शिलाजीत लेने से अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उसकी गोली भी ले सकते हैं। मैंने बताया था कांचनार और वृद्धिवादिका, लोह रसायन। अगर आपको शिलाजीत लेने में दिक्कत है तो लोह रसायन में भी शिलाजीत है, इसकी जगह आप शिलाजीत वटी डायरेक्ट ले लें, लोह रसायन को छोड़ दें। और इन छोटे से प्रयोग से आपका ऑपरेशन नहीं होगा और आप अपनी पहले की तरह नियमित दिनचर्या जी सकेंगे। आपको कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। जो बार बार जाने की पेशाब की स्थिति है उससे आप बच जाएंगे। तो दर्शकों, अगर आप भी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर किसी भी तरह की तकलीफ है आपको और आप वैद्य जी से बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से वैद्य जी से मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है दर्शकों भी बहुत सारी बातें बाकी है, बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।